हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कक्षा 10 का इतिहास और इतिहास का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी। और जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई उस समय वहाँ का जो शासक था उसका नाम था लुई 16। ठीक है, तो जो लुई 16 था वो बहुत ही निरंकुश, अत्याचारी या क्रूर शासक जिसे बोला जा सकता है वो था। तो उससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि लुई 16 से पहले फ्रांस में किसने शासन किया और उससे पहले किसने शासन किया। तो आपको बता दें, जो लुई 16 था वो बर्बन राजवंश का था। बर्बन राजवंश में उन्होंने मतलब शासन किया। तो आइए बात करते हैं हम लुई 14 की। तो लुई 14 जो था उसका जन्म जो था वो 5 सितंबर 1638 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसकी मृत्यु हुई थी 1 सितंबर 1715 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे इसके शासनकाल की। तो शासनकाल में इन्होंने यानी लुई 14 ने जो शासन किया वो 1643 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1715 ईस्वी तक इसने शासन किया। अगर बर्बन राजवंश की बात की जाए तो बर्बन राजवंश में सर्वाधिक शासन करने वाला अगर कोई शासक था तो वो था लुई 14। इसने 72 वर्ष और 110 दिनों तक इसने शासन किया फ्रांस पे। ठीक है, और अगर पूरे यूरोप के इतिहास पर अगर नज़र हम डालते हैं तो लुई 14 एक ऐसा मात्र शासक था जिसने आजीवन शासन किया, यानी पूरे जीवन भर इसने शासन किया। इसके बाद ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ जिसने आजीवन शासन किया हो। ठीक है, किसी भी यूरोपीय देशों में मात्र 5 वर्ष की अवस्था में इसका राज्यारोहण हुआ, यानी जब ये 5 साल का था तब ये गद्दी पर आसीन हुआ। मात्र 5 साल की उम्र में ये सिंहासन पर आसीन हुआ। देखिएगा, 5 सितंबर 1938 में जन्म और 5 सितंबर 1638 में इसका जन्म हुआ और 1643 ईस्वी पर ये गद्दी में बैठ गया। तो यहाँ से 38 और 43 यानी 5 साल की अवस्था में ये गद्दी पर आसीन हुआ। शुरुआती दौर में सत्ता की जो बागडोर थी वो बहुत ज़्यादा मतलब छोटा था, बहुत ही कम आयु में वो गद्दी पर आसीन हुआ। इसलिए वहाँ का जो शासन चलाना था तो उसमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ रही थी। तो शुरुआती दौर में जो सत्ता की बागडोर थी उसको 2 लोगों ने संभाला था। पहला जो था वो जो थी उसकी माँ थी जिसका नाम लुई 14 की माँ थी, और दूसरा जो था वो फ्रांस का मुख्यमंत्री था कार्डिनल जुल्स माजारीन, यानी कार्डिनल जुल्स माजारीन जो फ्रांस का मुख्यमंत्री था, और लुई 14 की माँ, इन दोनों ने मिलकर फ्रांस की बागडोर को संभाला। ठीक है, अब 1661 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। 1661 में जो मृत्यु हुई थी, यानी कि फ्रांस का मुख्यमंत्री कार्डिनल जुल्स माजारीन, इनकी मृत्यु हुई। तो उस समय जो लुई 14 था उसकी उम्र हो गई थी 23 वर्ष, यानी वो जब उनके मंत्री की मृत्यु हो गई तो वो 23 वर्ष का हो गया और उन्होंने सत्ता की जो बागडोर थी अपने हाथों में ले ली। यानी लुई 14 ने फ्रांस की सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले लिया और बिना मुख्यमंत्री के इन्होंने शासन किया। ठीक है, और उसके बाद लुई 14 ने कई युद्ध किए और युद्धों के कारण फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अधिक प्रभावित हुई। यानी जब कई युद्ध किए तो जो फ्रांस की आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे खराब होती गई। सरकारी खजाना भी खाली हो चुका था, यानी युद्ध करने की वजह से वहाँ का जो खजाना था सरकारी वो खाली हो गया और मरने से पूर्व वह फ्रांस की स्थिति को साफ साफ देख चुका था। यानी लुई 14 जो था वो मरने से पहले उसने मतलब फ्रांस की जो स्थिति थी उसने साफ साफ देख लिया था। फ्रांस के जो मजदूर थे और किसान थे, श्रमिक वर्ग थे, इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। जब वहाँ का सिंहासन यानी वहाँ का जो खजाना था वो खाली हो गया तो वहाँ के जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके ऊपर भी उसका काफ़ी गहरा प्रभाव हुआ। यानी कि उसके बाद लुई 14 का जो बेटा था जिसका नाम था लुई 15, अपने पिता का इकलौता बेटा था। लुई 15 जो था वो अपने पिता का इकलौता बेटा था, लेकिन अपने पिता की तरह वो भी योग्य नहीं था।
निरंकुश था, लेकिन वह अयोग्य था और उसके पिता उसे बहुत पढ़ाना चाहे लेकिन वह पढ़ नहीं पाया। अब हम बात करेंगे लुई 15 की, यानी जो लुई 14 था उसके बेटे लुई 15 की बात करेंगे। ठीक है, ये बर्बन राजवंश का ही शासक था और 1715 ईस्वी में इसने मतलब सिंहासन पर ये बैठा और 1774 ईस्वी तक इसने शासन किया। देखिएगा, इसका जन्म जो था वो 15 फरवरी 1710 ईस्वी को हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी 10 मई 1774 ईस्वी में। तो लुई 15 जो था उसके शासनकाल में इंग्लैंड के साथ 7 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। जब ये गद्दी पर बैठा तो इंग्लैंड के साथ कितने वर्ष, 7 वर्षों तक युद्ध चला और उसमें फ्रांस की हार हुई। इस हार के कारण भी फ्रांस को काफ़ी नुकसान हुआ और जो खजाना था वो और अधिक मतलब कह सकते हैं कि खाली हो गया। लुई 14 के समय से ही खजाना खाली होता जा रहा था और जब लुई 15 ने इंग्लैंड के साथ 7 वर्षों तक युद्ध किया तो इसकी वजह से खजाना जो था वहाँ का बिल्कुल खाली हो गया। तो आइए अब हम बात करते हैं लुई 15 के बाद लुई 16 की। लुई 16 जो था वो 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1792 में इसकी जो है मतलब 1792 तक था। ठीक है, 16 जो था वो 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ और 1793 में इसको प्राणदंड या मृत्युदंड बोल सकते हैं दिया गया। इसका जन्म जो हुआ था 23 अगस्त 1754 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और जो मृत्यु हुई थी 21 जनवरी 1793 ईस्वी में हुई। लुई 16 जो था वो गद्दी पर बैठते समय फ्रांस का जो राजकोष था वो बिल्कुल खाली हो चुका था, यानी बोल सकते हैं राजकोष जो था यानी खजाना जो था वो एकदम से खाली हो गया। और जब राजकोष पूरी तरह से खाली था तब कोई भी सार्वजनिक कार्य नहीं हो सकता था। जनता उस समय वहाँ पे बहुत ही परेशान हो चुकी थी, ना कोई स्कूल कार्य, ना कोई सड़क, अस्पताल या फिर हर जगह लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और लोगों में राजा के प्रति जो आक्रोश की भावना थी वह धीरे धीरे क्या होती गई, उत्पन्न होती गई। और जब लुई 16 ने देखा कि राजकोष पूरी तरह खाली हो गया है तो राजकोष को भरने के लिए उन्होंने कर लगा दिया। अब देखिए, जब इन्होंने कर लगाया तो कर को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला जो कर था उसको हम बोलते हैं प्रथम कर, द्वितीय कर और तृतीय कर, यानी ये टैक्स जो था वो 3 भागों में डिवाइड किया। ये बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। प्रथम बोल सकते हैं कि फ्रांस था मतलब वहाँ के लोग थे, उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा मतलब उसमें किसान, मजदूर और निम्न वर्ग के लोग आते थे, यानी प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। अब ये कर, प्रथम कर में पादरी वर्ग जो थे इनको कोई भी कर नहीं देना होता था, यानी कि पादरी वर्ग जो थे उनको कोई भी टैक्स, किसी भी प्रकार का कर नहीं देना होता था। द्वितीय जो थे वो कुलीन वर्ग थे, तो इनको भी कोई भी कर यानी टैक्स नहीं देना पड़ता था। और तीसरा एस्टेट जो था फ्रांस का, उसमें किसान आते थे, मजदूर, निम्न वर्ग या फिर मतलब बोल सकते हैं व्यवसायी या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे शिक्षक, ये सारे जो थे उनको भी मतलब यहाँ पे थर्ड एस्टेट में यानी निम्न वर्ग में जो आते थे उनको टैक्स देना होता था। ठीक है, तो जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग थे जिनकी दैनिक स्थिति बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी थी, इनको कोई कर नहीं देना होता था। जो निम्न वर्ग के लोग थे, मजदूर थे या किसान थे, जिनकी दैनिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब थी उस समय, वहाँ पे इनको कर देना होता था। तो ये भी फ्रांस की राज्य क्रांति के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुआ। प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोग कर मुक्त थे और सिर्फ तृतीय वर्ग को ही कर देना पड़ता था। तृतीय वर्ग को आमदनी की में कोई बढ़ोतरी नहीं थी, लेकिन कर में बढ़ोतरी होती गई। यहाँ तक कि फ्रांस का एक प्रमुख खाद्य पदार्थ था जिसका नाम था पाव रोटी, उस समय भी कर लगा, यानी कि उस पर भी इन्होंने लुई 16 ने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। लुई 16 के बारे में कहा जाता है कि वह निर्णय लेने में असक्षम व्यक्ति था।
शुरुआत में अपनी माँ के कहने के अनुसार चलता था और बाद में जब उसकी शादी हो गई तो बाद में अपनी पत्नी के कहने के अनुसार वो चलता था, जिससे उसे अपने शासनकाल में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तृतीय वर्ग के लोगों पर जो कर लगा था उससे लोगों में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई। लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया तो उन्हें काफ़ी विरोध करना शुरू किया, जो कि फ्रांस की क्रांति के रूप में बदल गया। तो जब विरोध शुरू हुआ तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को यह अफवाह फैला दी गई कि जो लुई 16 था उसने वहाँ के लोग जो थे जो लुई 16 ने ये अफवाह फैला दी गई कि फ्रांस के गाँव में जाकर सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया। लुई 16 ने ये बोल दिया कि गाँव में जाकर सेना उसकी सेना थी उसको बोल दिया कि ये तो अफवाह थी, ये फैला दिया गया कि गांव में जाकर सब पे गोली चला दो। यह सुनकर वहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित हो उठे और लोगों ने देखा कि एक तो कर बढ़ा दिया और जब गोली चलाने का आदेश दे दिया है। तो उस समय वहाँ पर एक बास्तील का किला था, यानी बास्तील का जो दुर्ग था, ठीक है, बास्तील का जो दुर्ग था जो निरंकुशता और अत्याचार का प्रतीक माना जाता था। बास्तील के किले में क्रांतिकारियों को पकड़कर वहाँ पर रखा जाता था। सबसे पहले जनता ने एक संगठन बनाकर जितने भी सरकारी कार्यालय थे उस पर हमला कर दिए और जो वो लोग बास्तील के किले को बम बारूद से उसको नष्ट कर देते हैं, यानी कि जो वहाँ के क्रांतिकारी थे उन्होंने बास्तील के जो दुर्ग को बम से या बोल सकते बारूद से नष्ट कर दिया। कैदियों को छोड़ दिया गया और उसके बाद ही इसको तोड़ा गया। अंततः लुई 16 को अपना पद भी छोड़ना पड़ा। इस समय लुई 16 के राजतंत्र का अंत हो जाता है। इसी तरह से लुई 16 का राजतंत्र का जो है वो अंत हो जाता है। इसके बाद फ्रांस में एक नेशनल असेंबली का गठन होता है और व्यवस्थापिका को सारा भार दे दिया जाता है कानून बनाने का, देश हित के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का। और इस तरह 14 जुलाई 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो सफल हो जाती है। इसमें निम्न वर्ग किसानों और मजदूरों की भूमिका जो होती है बहुत ही अहम होती है। तो इस तरह फ्रांस की क्रांति में निम्न वर्ग का योगदान जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस पूरी क्रांति का मूल जड़ अगर बात किया तो राष्ट्रवाद था। पूरी क्रांति का जो जड़ था उसको हम क्या कहेंगे, ये राष्ट्रवाद की भावना थी उनके अंदर। जैसे जैसे फ्रांस के राजा की निरंकुशता प्रकाष्ठा पर गई वैसे वैसे वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ने लगा था और लोगों की जो भावना थी वो एकता की भावना वहाँ पर जागृत होने लगी थी। लोग एक होने लगे और उसी से राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी। जब लोग एक हो गए या एक होने लगे तो उनमें राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्हें लगने लगा कि अब राजा जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया लुई 14 के बारे में, उसके बाद बताया लुई 15 के बारे में और उसके बाद क्या बताया लुई 16 के बारे में। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, जो कि फ्रांस की राज्य क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको आप इसको 2-3 बार सुनिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।